यूनिक कंट्री के नाम से जानते हैं और इसे ये भी कहा जाता है कि इंडिया एक विविधताओं वाला देश है। आखिर क्यों इंडिया को विविधताओं वाला देश कहा जाता है? ऐसी इंडिया में क्या खास बात है? आज की वीडियो इन्हीं सारे प्रश्नों को जानने के लिए मैं श्वेता मैम एंड वेलकम टू द आरवी क्लासेस 30। आज का हमारा चैप्टर है विविधताओं की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये हमारे एनसीईआरटी बुक सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का प्रथम अध्याय है। इस अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह विविधता हमारे देश का एक अभिन्न अंग बना। क्यों भारत को आखिर विविधताओं वाला देश कहा जाता है? ये विविधताएं क्या होती हैं? विविधताओं की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद विविधताओं के प्रकार को समझेंगे, यानी कि सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता, भाषाई विविधता, जैविक विविधता, यौन विविधता और क्रियात्मक विविधता। इन सब को समझने से पहले हमें विविधताओं को समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्या होती है विविधता, विविधता का जन्म कहाँ से हुआ। क्योंकि मैंने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी आपको ये बात समझाई थी कि विविधता कहाँ से पैदा हुई। जब बहुत सारे लोग एक साथ आकर बसना शुरू किए, वो अपने साथ तो अपनी सारी संस्कृति लेकर आते थे, लेकिन जहाँ वो बसते थे वहां पे भी तो कुछ लोग पहले से बसे हुए होंगे, उनकी संस्कृति कुछ ऑब्जर्व करते थे। तो इस तरह से उनके क्रियाओं में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसी को विविधता कहते हैं। विविधता जहाँ विभिन्न प्रकार के, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, उसे ही हम लोग विविधता कहते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी। इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। हर एक सेक्टर में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, आपको हर एक जगह, हर एक भांति पर भिन्न भिन्न के लोग मिलेंगे। आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, चारों बगल अगर आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे, जैसी हमारी परंपरा है, क्या वैसी सामने वाले की परंपरा है? क्या वैसे पड़ोसी की संस्कृतियां हैं? नहीं। सबकी परंपरा में, सबके रीति रिवाज में, सबके धर्मों में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है और यही भिन्नता विविधता को जन्म देती है। इसलिए इंडिया को डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। तो आज हम इसी की समझ लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न ये उठता है कि विविधता किन किन कारणों से की जाती है? आखिर विविधता को क्यों विविधता कहा गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां लोग पूरी तरह से सद्भाव के साथ, आपसी भाईचारा के साथ, विभिन्न प्रकार के पेशों के लोग, यानी कि विभिन्न प्रकार के वर्क करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के बोली बोलने वाले लोग, भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, उसे विविधता कहते हैं। ये विविधता सबसे पहले हम लोग सांस्कृतिक रूप में देखते हैं। सांस्कृतिक यानी कि हमारी सभ्यता, यानी कि हमारा कल्चर। अगर कोई हिंदू है, सामने वाले का पड़ोसी हो सकता है मुसलमान हो, या उसके वाले का पड़ोसी क्रिश्चियन हो, या उधर का कोई ईसाई हो, या बौद्ध हो, या जैन हो, अगर हम उनकी संस्कृति को देखते हैं, उनके धर्मों को देखते हैं, तो हमारे धर्म से उनका धर्म अलग लगेगा। उनकी परिवेश, उनकी वेशभूषा, उनके बोली का बर्ताव, उनकी भाषाई ज्ञान, सब कुछ अलग रहती है। सिंपल सा, अगर आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में चले जाते हैं, यानी शहर से अगर आप गांव की ओर चले जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? बोली में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, सोच में बदलाव, पेशों में बदलाव, हर एक चीज में हम लोगों को बदलाव देखने के लिए मिलता है और यही बदलाव विविधता को जन्म देती है। हमारी जो संस्कृति है, हिंदू सभ्यता जो है, वो अदर सभ्यता से अलग है, पाश्चात्य सभ्यता से अलग है। अब वो अलग बात है कि पाश्चात्य सभ्यता भी हमारी सभ्यता को अडॉप्ट करने लगा है। उन लोगों को भी पता है कि हिंदुओं का धर्म सबसे महान धर्म है। भले ही अब हमारी युवा पीढ़ी इस सब बातों को ना मानती है। मुझे इससे एक याद आया, एक मैंने तस्वीर देखी थी जिसमें कछुआ जो था, जो अपने ऊपर का कवर जो उसका रहता है, जो उसको बचाए रखता है, उससे वो निकल गया था और वो काफी खुश नजर आ रहा था। ऐसा क्यों? उसे लग रहा था कि उसको बहुत ज्यादा आजादी मिल गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने क्या छोड़कर, क्या खोकर क्या आजादी पाई है।
वैसे ही युवा पीढ़ी के भी लोग हैं, उन्हें लगता है कि बड़े बुजुर्गों का बातचीत, संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, ये सब उनको बोझ लगने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया को इंडिया कहने का कारण यही संस्कृति और यही विरासत जो है हमारे साथ, वही बनाती है एक। इंडिया को इंडिया कहने के लिए यही संस्कृतियां और हमारी सभ्यता आगे बढ़ाती है। इसे बोझ नहीं समझना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, जिसे हमें सिखाया है कि बड़ों को पैर छू के प्रणाम करते हैं, हाय हेलो बोलते नहीं हैं। ये हमारी संस्कृतियों में नहीं होती। तो ऐसी ही संस्कृतियां जो होती हैं वो विविधताएं पैदा करती है। अगर आप पश्चिम के तरफ चले जाइएगा, अगर आप पूर्व के तरफ चले जाइएगा, अगर आप नॉर्थ की यानी उत्तर तरफ चले जाइएगा और दक्षिण तरफ चले जाइएगा, आपको भाषा में, आपको संस्कृति में विविधता पाई जाती है। इसलिए इंडिया को एक यूनिक कंट्री कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं जातीय विविधता में। हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी समाज में, कोई भी तरह के धर्म में जाति आती है। जैसे कि ब्राह्मण, तो राजपूत, भूमिहार, फिर अगारा बगारा जो भी है, वो सारी जातियां आती हैं। मुझे तो इतनी जातियों के भी नाम नहीं पता, मुझे तो बस 3 तरह के कास्ट पता है, जनरल, ओबीसी और एसटी एससी, मैं यही जानती हूँ। तो ये सारी जातियां आती हैं। तो ये सारी जातियों में भी विविधता पाई जाती है। अब जैसे कि ब्राह्मण के घर क्या होता है, उनकी परंपराएं कुछ अलग होती हैं। वो लोग ज्यादा मतलब पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा शुद्धता में बिलीव करते हैं, प्योरिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। वही अगर हम किसी राजपूत के घर चले जाए तो उनके खूनों में उबाल रहता है। वो लगता है कि अब आओ तो काठी देंगे तुमको, तुम हमारे से दूर कैसे जाओगे। बलि प्रथा होती है उनमें। इसी तरह किसी और जातियों में चले जाए तो उनमें अलग होती है। तो इस तरह से जातीय विविधता भी हमें यहाँ पर इंडिया को हर एक गली में आपको नजर आएगी। हर एक गली के लोग आपको अपने से भिन्न नजर आते। इवन हमारे शरीर के भी अंग एक समान है क्या? नहीं, हम अलग अलग होते हैं। तो हमारे अगल बगल के लोग भी अलग अलग होंगे। इसके बाद हम चलते हैं भाषाई विविधता। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी भी बोलता है, कोई मैथिली, मगही, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेजेस है। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज हैं। और इंडिया में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी है। तो इस तरह से भाषाई विविधता है। सपोज कि हम लोग साउथ के तरफ चले गए, इनला पिल्ला, अब ये बात बोलेगा तो क्या हम लोग समझेंगे? इल्ला नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को इंग्लिश बोलनी पड़ती है। वो लोग इंग्लिश समझते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश का एक भाषा लैंग्वेज होती है। अगर हम महाराष्ट्र में चले जाए, वहाँ मराठी लैंग्वेज होता है। जम्मू कश्मीर में चले जाए तो वहाँ की कुछ अलग लैंग्वेज होती है। या जब आप मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपाल, असम के साइड में जाइएगा, वहाँ पे तो आप समझ ही नहीं पाइएगा, वैसी भाषाएं होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाषाई विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। और विविधता भाषाओं के आधार पर भी किया जाता है। एक क्षेत्र में विशेष भाषा बोली जाती है तो दूसरे क्षेत्र में वही दूसरी विशेष भाषा बोली जाती है। इसके बाद हम जैविक विविधता के बारे में बोलते हैं। चूंकि मैंने ज्योग्राफी में भी आपको बताया था कि पृथ्वी एक समान नहीं है। कहीं पर पानी है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है। तो इस तरह से जैविक विविधता भी पाई जाती है। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जहां पर डेजर्ट है वहां पर डेजर्टिक पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वहां पे उस टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। जहां पे माउंटेन है तो माउंटेन में जो बर्फ पड़ती है उसको बर्दाश्त करने वाले पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। जहां तक प्लेन्स की बात है, वहां पे हर टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग भी तो जीव जंतु में ही आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भांति भांति के लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम लोग समुद्र में चले जाते हैं तो समुद्री का स्तर पे कहीं और कुछ और पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैविक विविधता भी हमारे विविधता का एक अंग है। जैविक जो अंतर है, मौसम के आधार पर, स्थान के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर क्या होती है, जलवायु के आधार पर यहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको भी विविधता का अंग मानते हैं। इसके बाद हमारा आता है यौन विविधता।
ये यौन विविधता आगे चल के भेदभाव में बदल जाता है, जैसे जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो लड़के और लड़कियों के बीच में किया जाता है। वो लोग भूल जाते हैं कि यौन विविधता किस रूप में लिया जाता है और वो लोग किस रूप में लेने लगते हैं। यौन विविधता, जैसा कि अगर आप नेपाल के साइड में चले जाइएगा तो लोगों की नाक चिपटी मिलेगी आपको। अगर आप और कहीं दूसरी जगह चले जाइएगा तो छोटे छोटे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, हिरिस्ट पुरिस्ट लोग, एकदम कहीं कहीं सिथली लोग भी आपको मिलेंगे, पतले दुबले लोग, कहीं काले लोग मिलेंगे, कहीं गोरे लोग मिलेंगे, कहीं सांवले लोग मिलेंगे, जिसको बिचबिचुआ लोग भी बोला जाता है, वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इस तरह के भी लोग जो होते हैं, इसको यौन विविधता बोली जाती है, जो जाति विविधता का भी एक अंग हो सकता है और इसको आगे चल के भेदभाव का भी एक श्रेणी में डाल दिया गया है। जैसे लड़के लड़कियों में विविधता पाई जाती है, लड़कियां कुछ अलग ढंग से बनी होती हैं, लड़के कुछ अलग ढंग से बने होते हैं। तो ये सारी विविधताएं क्या कहलाती हैं? यौन विविधताएं कहलाती हैं। इसके बाद लास्ट में हम चलेंगे क्रियात्मक विविधता। क्रियात्मक विविधता यानी कि काम के आधार पर भी विविधता, यानी कि भेदभाव किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। कोई हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हम देखेंगे कि कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्टर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई गवर्नमेंट टीचर है। बहुत सारे हम लोग को पैसे वाले लोग मिलेंगे, जो कोई चपरासी भी है, कोई मेड सर्वेंट भी है, कोई मजदूर भी है, कोई रिक्शा चलाने वाला भी है, कोई सब्जी बेचने वाला भी है। तो काम के आधार पर, उनकी क्रिया के आधार पर विविधता पाई जाती है। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेह की तरफ चले जाएंगे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि वहां पर लोगों का कृषि नहीं हो पाता, पूरे सालों साल तो भर भरा रहता है, एकदम शुष्क जगह है वो। तो वहां के लोग क्या काम करते होंगे? तो वहां पर एक पश्मीना नाम की भेड़ पाई जाती है, लोग उसे ही पालते हैं। उसका जो फर होता है वो पश्मीना शॉल के नाम से काफी फेमस होता है और वो काफी महंगा भी मिलता है। तो ये विविधता पाई जाती है। वहां के हर एक लोगों के पास एक याक रहता है, एक भेड़ रहती है और एक गाय रहती है। खेती के नाम पे तो कुछ होता नहीं है, बस यही रोजगार है उनका, और वो ये जाकर जम्मू कश्मीर में सेल करते हैं और वहां से हमारे पास आता है 5,000, 6,000, 10,000, 9,000 पश्मीना शॉल मिलती है, 22,000, 24,000, 35,000, 50,000, 80,000 तक की शॉल मिलती है। इतनी महंगी शॉल होती है। और वही अगर हम साउथ के तरफ में चले जाएं तो वहां पर कोकोनट्स हैं, वहां पर पर्यटक स्थल है, ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए वहां पर ज्यादातर होता है लोग जो समुद्र से निकलते हैं, जो मोती लोग पहनते हैं, मोती की माला होती है, ये सारी चीजें मिलती है वहां पे। बिजनेस का ये लोग ये बिजनेस करते हैं। हम लोग अगर नॉर्थ की तरफ देख लिया, अगर हम लोग वेस्ट की तरफ चले जाएं तो वेस्ट की तरफ क्या हम लोग देखेंगे? वेस्ट की तरफ देखते हैं कि वहां पर खेती भी होती है, पर्यटक स्थल भी है, लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत सारे अभ्यारण्य भी है। तो ऐसे बहुत सारे जीविका वहां पर उपलब्ध है। तो जीविका के आधार पर, यानी कि उनके पेशों के आधार पर भी इंडिया में विविधता पाई जाती है। यानी कि गाइस, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि विविधता क्या होती है। विविधता जो पूरे समाज में पाई जाती है। हम आप जहाँ रहते हैं, क्या हमारे आस पड़ोसी वैसे हैं? इवन आपके मम्मी पापा भी एक जैसे नहीं होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, बच्चे भी अलग अलग होंगे। हमारे जो हम गाना सुनते हैं उसमें, जो हम मंदिर जाते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें, जो हम खाना खाते हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें सब में विविधता पाई जाती है। और यही विविधता इंडिया को एक यूनिक कंट्री बनाती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह पर, हर एक कस्बे पर, हर एक कोने पर भांति भांति के लोग मिलेंगे। तो होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और फिर मिलते हैं इसके नए चैप्टर में कुछ और अधिक विविधताओं की समझ को लेकर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बेल बजाना ना भूलें। और प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।